अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाजरीन, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के मुकदमे से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में एक भौचाल आया हुआ है जो फ़लस्तीन और इजराइल की आपस की जो झड़प है, जिसको आज तो झड़प का नाम दिया जा रहा है क्योंकि आज जब फ़लस्तीन की जानिब से मुज़ाहमत हो रही है तो इजराइल को बहुत वो चुभ रही है। लेकिन इतने सालों से, इतनी दिहाइयों से जो जुल्म के पहाड़ फ़लस्तीनियों पर बेचारे निहत्थे फ़लस्तीनी अवाम पर तोड़े गए, उस पर किसी को तकलीफ नहीं हुई। आलमी ताकतें भी खामोश रहीं और बिल्कुल दे चोज टू लुक द अदर वे कि कोई बात नहीं, अगर हो रहा है तो होता रहे, मजलूम के साथ खड़े होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज जब फ़लस्तीन की जानिब से मुज़ाहमत हो रही है तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकली देखा जा रहा है। OIC ने भी मज़म्मत की है इसकी जो इजरायली जारहियत है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब, जो कि ऑब्वियसली मुसलमान ममालिक में उसकी एक अपनी प्राइम सिग्निफिकेंस है, हमारे मुक़द्दस मकामात वहाँ पर हैं, हम सब के दिल के बहुत करीब है वो सरजमीन फॉर मल्टीपल ऑब्वियस रीजंस। लेकिन वो सऊदिया इजराइल के साथ कुर्बतें बढ़ाता जा रहा था और ऐसे में अचानक से अब हमास की जानिब से ये जो सारा मामला सामने आया, इसका आने वाले दिनों पर में क्या इम्पैक्ट होगा मुस्लिम उम्मा की ओवरऑल सिचुएशन पर, जो इजराइल को एक्सेप्ट करने की तरफ, तस्लीम करने की तरफ, उसको रिकग्नाइज करने की तरफ चली थी अरब स्टेट्स, उनका आगे अब क्या मौक़िफ़ होगा, ये बहुत दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में ये देखना। हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस इंतहाई अहम इशू पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कर्नल असद महमूद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मायानाज डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, आप सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी। असद साहब, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस सारी सूरत हाल पर, इस डेवलपमेंट पर आपका क्या नजरिया है, क्या मौक़िफ़ है, वो ज़रा बताइए, फिर कुछ अहम सवालात आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिया, थैंक यू वेरी मच। आप ये कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी आपने सैटरडे मॉर्निंग से होते हुए देखा इजराइल के खिलाफ हमास की तरफ से, मतलब अगर आप ये कहें कि शायद ये उनके ना एक वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के अंदर भी ये सारा कुछ नहीं था। आप यकीन कीजिए कि मतलब आप जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया था या ओकर इवन सोशल मीडिया पे आप देखते थे कि जी इजरायली डिफेंस फोर्सेस और उनका जो इक्विपमेंट और बाकी जो उनका सारा सिस्टम है, इट इज इनविंसिबल। उनका इंटेलिजेंस अपरेटस, उनके इंटेलिजेंस का इक्विपमेंट और बाकी सारा कुछ है, इट वाज टॉप ऑफ द लाइन। और दुनिया कहती थी जी कि नहीं, इनको तो किसी सूरत में कुछ हो भी नहीं सकता। और वो उसको तवातर के साथ आप ये सारी चीजें देखते थे मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ शेप्स के अंदर। जी जी बिल्कुल। जिस तरीके से हमास ने एक जिसको कहते हैं वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल थॉट आउट प्लान करके ये सारा कुछ किया, यानी वो जमीन से भी आए, वो फिजा से भी आए और वो समंदर से भी एक लिहाज से आए, एंड दे कुड नॉट इवन इन्विजिट कि ये सारे का सारा हो जाएगा। और आप यकीन माने कि मैं आपसे ये जरूर कहने को तैयार हूँ, अभी देखे ना सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि नहीं ये कोई ऐसा हो सकता है कि जो कुछ साजिश है, हमास भी उसका हिस्सा है। जी जी। और आप ये देख लीजिएगा कि जो हमास वाले हैं वो फाइनली डिस्ट्रक्शन ऑफ गाजा इज गोइंग टू टेक प्लेस, द एंटायर फलस्तीन इज गोइंग टू बी टेकन ओवर बाय इजराइल, और ये सारा कुछ है। आप उनके चेहरे देखें, नेतन्याहू को देखें, नेतन्याहू का एक जो फेस है ना, वो जिस जगह बोलता है एक एरोगेंट किस्म का ये शख्स है। और आप यकीन माने कि मतलब इसका हाथ, इसका मुंह, ये सारे के सारे फलस्तीनियों के खून से लुथड़े हुए हैं, मैं आपसे बताऊं। बिल्कुल। तो ये आप ये समझ लें कि ये, और यकीन माने ये ऐसा नहीं है कोई फलस्तीनी भी कहें कि नहीं कोई आम सी नेशन है, ये मौत से डरते हैं, ये सारा कुछ है, जो कुछ भी है। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जिस कदर मजालम मैं समझता हूँ फलस्तीनियों ने सहे हैं, और ये ब्रूटल किलर्स हैं। अगर इजराइल डिफेंस फोर्सेस को देखें और तमाम इजराइली को देखें एक लिहाज से, दे आर दी वन। और आपने ये सारा सोशल मीडिया पे वीडियोस को देखा कि ये जिंदगी से कितना प्यार करते हैं ना यहूदियों की। मैं आपसे ये बात करूं, एंड वी शुड बी वेरी क्लियर टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाई, बिकॉज जो कुछ इन्होंने फलस्तीनियों के साथ, फलस्तीन के बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बुजुर्गों के साथ जो कुछ किया, जिस तरीके से इनकी नस्लों को खत्म करने की कोशिश की, हमास के अंदर ये देखने जो लोग मौजूद हैं, और जिस तरीके से उनकी जो लीडरशिप है, उनकी फैमिलीज उन्होंने पेरिश कर दी है इजराइल ने। बिल्कुल। और अभी भी ठीक है, अभी रात से भी सारे
अच्छा कर्नल सर, आप अभी इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की बात कर रहे थे कि उसके हाथ, उसके पूरा वजूद लुथड़ा हुआ है खून से, जो फलस्तीनियों का, बेगुनाह फलस्तीनियों का खून बहाया गया इतनी दिहाइयों से। लेकिन अभी आपके नॉलेज में होगा यकीनन कि 2 हफ्ते कबल जो इसने मोहतरम नेतन्याहू साहब ने जो एक ग्रेटर इजराइल का नक्शा पेश किया, जिसमें गाजा को एक इंडिपेंडेंट जो है जगह के तौर पर नहीं दिखाया गया, फलस्तीन को भी हड़प करने का ख्वाब तो उनका था ही था। जिस तरह भारत आप देखते हैं ना, इनकी सोच पर खाक, इनके मुंह में खाक। ये जो बात करते थे कि 2025 का जो ग्रेटर इंडिया का नक्शा दिखाते थे, तो उसमें पाकिस्तान के कुछ सूबों को अपने साथ शामिल करते थे, उसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान के सूबे के तौर पे नहीं दिखाते थे वो। सिमिलरली इजराइल ने भी कुछ ऐसे ही ख्वाब बुने थे जो 2 हफ्ते पहले इन्होंने बड़े फख्र से नेतन्याहू साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी मामला रखा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये इस चीज पर भी एक रिटेलिएशन आई है हमास की जानिब से कि हमें इतना अंडर एस्टिमेट ना किया जाए? नहीं, ऐसा इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव के अंदर देखें। एक नॉर्मली होता ये था कि जी हमास आती थी, छोटे बहुत हमले किए और उसके बाद जो है ना इन्होंने मार धाड़ शुरू कर दी, इजराइल ने किलिंग शुरू कर दी, बॉम्बिंग शुरू कर दी, ग्राउंड ट्रूप्स चले गए, रिटेलिएशन की, सारा कुछ था। तो इसके बाद जब वो अच्छी तरह आप कहते थे फलस्तीनियों का नुकसान हो जाता था, उनको मार पड़ जाती थी, तो फिर ये सो कॉल्ड P5 की बात करें, इंटरनेशनल पावर्स की बात करें, दे यूज्ड टू इंटरवेन कि नहीं ऐसा ना करें, अपनी के अमन से आप एक रहें। इसमें तो कोई शक नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये वतन फलस्तीनियों का है। दे हैव टू से, आप उनको ये नहीं कर सकते जी कि टोटल आप ये कहें सफा हस्ती से बिठा दें। बल्कि आज मैं ये आपसे कहने को तैयार हूं कि गार्जियन के पिछले दिनों की रिपोर्ट है कि एक इनसिक्योरिटी का जो सेंस प्रिवेल करना शुरू हो गया था इजराइल के अंदर, तो बेतहाशा नौजवान और फैमिलीज वो हैं कि दे हैव स्टार्टेड माइग्रेटिंग बैक टू यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ। बिल्कुल। और अब ये जो कुछ हमास ने जिस तरीके से किया है और उनको आन लिया है, जिस तरीके से उन्होंने रॉकेट फायर किए और इतना कोऑर्डिनेटेड उन्होंने ऑपरेशन किया, आई से इट इज अनबिलीवेबल। और जिस तरीके से वाई बिकॉज आप ये देखें, जिस तरीके से हमारे फलस्तीनियों को ये मारते थे, मतलब आप इनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते थे। आपको छोटा बच्चा भी याद होगा जिसकी गर्दन पे इसने बूट रख के इजरायली फौजी ने उसको खत्म कर दिया था। बहुत अजियतनाक मंजर था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तो आप ये कह सकते हैं, एक नॉर्मली होता है ना, ये अपने आप को ना अंपायर कहना शुरू हो गए थे कि जी वी आर दी अंपायर, जो हमारा तो कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, फिर ये अपना जो ये सिस्टम है ना सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का, ये पूरी दुनिया के अंदर और स्पेशली मिडिल ईस्ट के जो हमारे ना वो ऐसे लोग हैं कि जो हमेशा अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरों पर रिलाय करते हैं, वो उन्होंने उनकी तरफ देखना शुरू किया था बिकॉज कि ये हम सिस्टम इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ, एक इनविंसिबिलिटी वाला जो एक फैक्टर था कि जी इजराइल को तो इज अनटचेबल, इनको कोई कुछ कह नहीं सकता, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और मैं एक आपसे बताऊं, ये अमेरिका को किसी सूरत में आप पीछे नहीं देखते, और अमेरिका की ह्यूमिलिएशन थ्रू आपने यूक्रेन देखी और अब आप यहां पर इजराइल के अंदर एक लिहाज से होते हुए देखेंगे। आप देखें ना, बाइडेन की स्टेटमेंट की एक लिहाज से कल की बात कर लें तो मैं ये जरूर आपसे ये कहूंगा कि इस वक्त जो इजराइल की सिचुएशन है, इजराइल के अंदर जो इनसिक्योरिटी परसिस्ट कर रही है, जो उनके डिजाइन से मिडिल ईस्ट के, बिल्कुल आपने ठीक कहा, उन्होंने गाजा को आउट ही कर दिया था कि ये तो पूरे का पूरा हमने जो है ना वो इजराइल बना दिया है। इजराइल के नक्शे में तो वो था ही नहीं, गाजा की तो इंडिपेंडेंस को ही उन्होंने खत्म कर दिया था। तो ये भी एक तरीका है। वो कहते हैं ना, जिस चीज को आप दोहराते जाएं, एक झूठ है उसको आप 100 दफा दोहराएंगे, शायद 101 दफा जब आप बोलेंगे वो बात तो वो आपको सच मालूम होगी। तो प्रोपेगेंडा इसी तरह, दैट्स हाउ प्रोपेगेंडा वर्क्स। बिल्कुल होता रहा, आप ठीक कह रही है मलिया। और यही इसी प्रोपेगेंडे के सर के ऊपर तो आपने ठीक है, इंडिया भी चल रहा है, ये चलता रहा, और इजराइल भी इसी तरीके से चलता रहा। वाई बिकॉज इनके पीछे वेस्टर्न मीडिया होता था, इनकी हाइप क्रिएट की होती थी कि नहीं जी ये तो आप कुछ करें, और एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस असला इनके पास, और दे कैन डू दिस एंड दैट। बट प्रैक्टिकली टॉकिंग इट इज ऑलवेज, आप ये मैं जरूर कहूंगा कि मैन बिहाइंड द वेपन वाली जिसकी बात करते हैं। और क्या था एक लिहाज से, अगर हमास की बात, क्या था इनके पास, छोटे छोटे वेपन्स थे, बट वो रेजिलियंस थी। आप ये कह सकते हैं कि 50-60 सालों की वो उनके पीछे तबाही और बर्बादी थी, जो कि फलस्तीनियों की इनकी फैमिलीज को आपने खत्म होते हुए देखा। और ये चौथी नस्ल है जो पल बढ़ के जवान हुई है। और इसी तरीके से इजराइल से आप ये कह सकते हैं कि हाँ बॉम्बिंग ये करते रहे। यानी आप ये सोचें,
20-20 साल तक लोग इजरायली जेलों के अंदर हैं। एक और मैं आपसे अर्ज करूं, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले उन्होंने एक सोल्जर के बदले में 1000 फलस्तीनियों को रहा किया था। बिल्कुल। अब तो दे आर हैविंग लॉट मैनी, आप पीडब्ल्यू कह लें, सारा जो कुछ भी है कि वो सारे मौजूद हैं। अब तो बार्गेनिंग चिप्स आर गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट फॉर फलस्तीन, बिल्कुल। डिक्टेट देयर टर्म्स। ये बड़ा लगता है ना कि नहीं, अच्छा ये आप गजा खाली कर दो, हम गजा को ये कर देंगे, रेबल्स में बिल्कुल। चेंज कर देंगे, व्हाट एल्स दे आर गोइंग टू डू। अच्छा, अगर वहां चले भी जाएंगे, 10 लाख फलस्तीनी तो वो हैं जो कि एक्चुअली इजराइल के अंदर बैठे हुए हैं। तो इजराइल बेसिकली इज द मोस्ट इनसिक्योर कंट्री इन द इंटायर वर्ल्ड, लाइक इंडिया इज मोस्ट इनसिक्योर फॉर द पीपल जो कि माइनॉरिटी के, ये सारा जो कुछ भी है। बिल्कुल। तो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी वेरी बिल्कुल। रैपिडली। मैं आपको असद साहब, आप चूंकि ज़ाहिर कल साहब आपने पाकिस्तान की फौज में भी सर्व किया, बड़े करीब से आपने तमाम तर कोर्स को देखा, तमाम तर जो पाकिस्तानी फौज के क्वार्टर्स हैं, किस तरह से अफवाज पाकिस्तान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए काम करती हैं, इंटेलिजेंस किस तरह काम करती है। वो बहुत आसान होता है क्रिटिसाइज करना, जिस तरह खुदा न खास्ता कभी कहीं दहशतगर्दी का कोई वाकया हो जाए तो सब लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज पर तनकीद तो करते हैं, लेकिन वो 100 में से एक वाकया, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह का हो जाए, एक भी इंसानी जान जाए, ऑब्वियसली वो एक सा ही तकलीफ दे बात है। लेकिन जो 99 अटैक्स बचाती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो चूंकि अवाम की नज़र में नहीं आते, वो पब्लिक आई में नहीं आती बात, लिहाजा उस पर वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती। अब ये बताइए कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि जिसको हर तरह से अमेरिका की भी सपोर्ट हासिल है और जितने भी एंटी पैलेस्टाइन और एंटी मुस्लिम कम्युनिटी फोर्सेस हैं वो सब उसका साथ दे रहे हैं, इसके बावजूद ऐसा सिवियर इंटेलिजेंस फेलियर, इसको आप क्या देखते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि हमास ने ओवर टाइम जिस तरह ज़मीनी रास्ते से, समुंदर के रास्ते से, हवाई रास्ते, फिजाई रास्ते से उन्होंने हर तरह का एक बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक प्लान किया, और ये मुज़ाहमत, मैं तो इसे कहूंगी अटैक भी नहीं, ये मुज़ाहमत थी जुल्म के खिलाफ, जबकि दूसरी तरफ जिस जालिम को हर तरह की ताकतवर हलकों से तकवीयत मिलती आई, आज उसके फेलियर को आप क्या समझते हैं? ये ज्यादा तगड़े हो गए या उनकी तैयारी कमजोर पड़ गई इजराइल की? नहीं, इजराइल का इनको ना एक ये हो गया था कि इनको तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, और फलस्तीनियों को बेसिकली जिसको कहते थे कि छोटे छोटे कोई हकीर या कीड़े मकोड़ों की तरह समझते थे। अच्छा, जब जब उठेंगे तो फिर हम इनका सर कुचल देंगे, इनके घर तबाह बर्बाद कर देंगे, बिल्डिंगें खत्म कर देंगे, लोगों को खत्म कर देंगे। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली दे हैव बीन डूइंग, बिल्कुल रेंटलेसली पिछले कई दहाइयों से। तो एक ये मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये वो जो तीसरी चौथी नस्ल जवान हुई है, उन्होंने अपने बुजुर्गों को खून देते हुए देखा, उन्होंने अपने घरों को तबाह बर्बाद होते हुए देखे। देखे ना, एक मैं बात करूं पाकिस्तान के अंदर भी, फर्ज करें किसी का एक छोटा सा घर है, पता चले जी कि वो किसी ने आके बर्बाद कर दिया, उस घर के जो बच्चे हैं, डू यू थिंक कि वो उसको भूल पाएंगे? तो जहां तक फलस्तीनियों का ताल्लुक है, फलस्तीनियों को तो उन्होंने बिल्कुल बेघर एक लिहाज से करके रख दिया था, तो किस जगह के लिए रहाई को नहीं गए थे। और दूसरी चीज आप एक और जरूरी आप ये देखें, एक एंड के ऊपर आपको इजरायली डिफेंस फोर्सेस का फेलियर नजर आता है, आयरन डोम का फेलियर नजर आता है, सिस्टम उनके सारे जाम और चौक नजर आते हैं, उनकी इंटेलिजेंस टोटली कोलैप्स नजर आती है। और दूसरे एंड पे ये इतना बड़ा, आप बिल्कुल कह सकते हैं जी कि हाँ, उन्होंने मुज़ाहमत का ये सारा प्लान किया और नॉट इवन अ सिंगल इंफॉर्मेशन वाज आउट कि जी किसी तरीके से सारा कुछ ऐसे हो रहा है, और बिल्कुल उनको उसी तरीके से एक लिहाज से उनको पकड़ा। तो ये तो आप जरूर कह लीजिए कि ये इससे बड़ी हीनियस डिफीट हो कोई नहीं सकती। कोई नहीं सकती। जैसे जाओ को आपने सुना सिक्योर जनरल असेंबली के इजलास के अंदर कि जी अब हम मिडिल ईस्ट को किसी और शेप में देखेंगे, और ये सारे का सारा विल बी सराउंडेड, एक लिहाज से हमारे जो अरब फ्रेंड्स होंगे वो सारे का सारा। अच्छा, उससे भी हटकर आप ये देखें, अब क्या दिया जा रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं जी बड़ी ज्यादती हो गई है इजरायलियों के साथ, जी। और उनको अपनी पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड, इससे पहले जो कुछ इजराइल करता रहा वो तो ठीक था जी, अपने एक लिहाज से सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यही तो कमबख्ती है ना कल साहब, यही तो मैं भी कहती हूँ कि उस इजराइल कमबख्त ने, बदबख्त ने जितने मुजालिम ढाए फलस्तीनियों पर, निहत्ते फलस्तीनी अवाम पर, उस पर किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आज जब उनकी जानिब से मुज़ाहमत हो रही है, और सो मच सो कि मैं तो विदाउट नेमिंग एनीवन, एक हमारे भी जर्नलिस्ट साहब है, उन्होंने खैर से एक ट्वीट की हुई थी कि हमास का तो खात्मा हो जाना चाहिए, और ये
उन्होंने ही गलती की है, अभी जितना भी लड़ाई झगड़ा फसाद है ये हमास की वजह से हो रहा है। तो पाकिस्तान में मौजूद जो ऐसे हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल लिबरल्स हैं, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या तकलीफ हो रही है, क्या चीज अर्ज कर रही है कि वो मजलूम का साथ देने की बजाय जालिम को अगर जवाबी थप्पड़ पड़ गया एक दफा तो उस पर वो बहुत तड़प रहे हैं? मलिया, इट इज नॉट ओनली जिसका आप ये मेंशन कर रहे हैं किसी एक सूडो इंटेलेक्चुअल का, देयर आर प्लेंटी इन पाकिस्तान, ठीक है, जो अपने आप को उन्होंने शेल्फ पर रखा हुआ है बेचने के लिए। मैं आपसे बताऊं, आप डू यू थिंक कि आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर किसी तरह की कोई सच्चाई आपको नजर आती है? एंड यू फाइंड प्लेंटी ऑफ सूडो इंटेलेक्चुअल्स लाइक दैट। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, ये हमास नहीं खत्म होने जा रहा, हिजबुल्लाह नहीं खत्म होने जा रहा है, ये बेसिकली इजराइल को आप घुटनों पे आप देखेंगे। और आपको याद होगा जिस तरीके से ये फलस्तीनियों के साथ ज्यादती करते थे, उनकी बहनों बेटियों के साथ ये ज्यादती करते थे, आज भी वो आंखों में मेरी मंजर घूमते हैं, जिस तरीके से वो ब्रूटली उनको एक लिहाज से टॉर्चर एक लिहाज से करते थे। बिल्कुल सही। अच्छा खलील साहब, हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं, आप साथ ही रहिएगा, आपके साथ साथ हमें नाज़रीन ब्रिगेडियर गजनफर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन कर बहुत बहुत शुक्रिया। आप कर्नल असद महमूद साहब की भी गुफ्तगू यकीनन सुन रहे होंगे। कैसे आप इस सारी डेवलपमेंट को देखते हैं? लेटली हमने देखा कि पाकिस्तान पर बैकडोर से ऑफ कोर्स अनऑफिशियली कुछ प्रेशर तो आ रहा था ना, जो सोशल मीडिया पर भी जिसकी एक हाइप थी कि चूंकि अरब कंट्रीज समेत सऊदी अरेबिया वो रिकग्नाइज करने के करीब था इजराइल को, बड़ी कुर्बत बढ़ रही थी। लेकिन अब जब ये डेवलपमेंट सामने आई हमास वाली, और अब जबकि इजराइल और फलस्तीन आपस में हालत जंग में है, बड़ा क्रिटिकल मामला चल रहा है, तो ऐसे में आप देखते हैं कि पाकिस्तान पर जो एक बैकडोर से अनऑफिशियल किस्म का एक प्रेशर आ रहा था कि आप भी थोड़ी सी अपने दिल को नर्म कीजिए इजराइल के लिए, उसको कर लीजिए तस्लीम बतौर एक रियासत, आप इसको क्या देखते हैं? ये प्रेशर कम होगा आने वाले दिनों में? मलिया, दो चीजें हैं। पहली चीज जो आपने जिक्र की प्रेशर, बैकडोर प्रेशर की, इजराइल से बैकडोर राब्ते तो आपको पता है बेनजीर के जमाने से चले थे, परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में भी हुए। लेकिन एक असूल की बात यह है कि हमने इजराइल को तस्लीम इसलिए नहीं किया कि सऊदी अरब ने इजराइल को तस्लीम नहीं किया, अरब वर्ल्ड ने इजराइल को तस्लीम नहीं किया। एक चीज थी। दूसरी चीज थी पैलेस्टीनियन कॉज, और पैलेस्टीनियन कॉज से रिलेटेड है कश्मीर कॉज जो हमारे साथ ही मौजूद है। दोनों वो जगहें हैं जहाँ पे एक जगह पे यहूदी मुजालिम डरा रहे हैं, एक जगह पे आप देख ली जो कुछ हिंदुत्व और जो कुछ RSS की आड़ में हो रहा है। जी जी। अब जो अरब ममालिक हैं या UAE है, आपने अगर तारीख में जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि इजराइल ने बैरूत को तबाह सिर्फ इसलिए किया था कि वो चाहते थे कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जितनी हैं वो UAE और दुबई इस इलाके में शिफ्ट हो, जो शिफ्ट पहले ही हो चुकी थी। इनफॉर्मल लेवल से उनके ताल्लुकात बड़े पहले से चल रहे थे, अभी तो फॉर्मल सारी चीजें सामने आ गई, तो वो तो इस दौड़ से निकल गए। सऊदी अरब में पहली दफा एम्बेसडर भी, और आपको पता है नेतन्याहू भी आया था, नियोम में भी आया था, एक सीक्रेट विजिट भी हुआ था। अभी रिसेंटली एक इजरायली डेलीगेशन था जो गालिबन मदीना में आया हुआ था, कुछ म्यूजिकल कंसर्ट्स हुए, तो वो तो इस चीज से निकल गए, उनके अब ताल्लुकात बन रहे थे। अब इस मौके के ऊपर एक और चीज जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आपको नजर में रखनी होगी, वो ये थी कि सऊदी अरब के ईरान के साथ ताल्लुकात डेवलप हो रहे थे और ईरान के साथ उनका एम्बेसडर लेवल का एक्सचेंज हो चुका था। ये टाइम फ्रेमवर्क में हम रह रहे हैं। बिल्कुल। पहले G20 की कॉन्फ्रेंस हुई और G20 की कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ या कनाडा के हिसाब से जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। अब जब ये इजराइल के अंदर ये चीज अपना अरब ममालिक में ये चीज हो रही थी, और उसके साथ साथ जो अल-अक्सा में आज से एक हफ्ते पहले हुआ, पिछले रमजान में हुआ, अभी एक हफ्ते पहले की एक क्लिप है जिसमें उन्होंने एक औरत को कुछ 3 बस मारे हैं और इजरायली फौज को मारने के बाद उसको जूतियों से मारे। अब ये चीजें जुल्म कब तक आप दबाएंगे? जुल्म तब तक जब वो फटता है तो फिर वो इस तरह फटता है जिस तरह अल-अक्सा हमास की आप कार्रवाई देख रहे हैं, जो वेल प्लान कार्रवाई है, क्योंकि आज का दिन जो कल का दिन जो था वो इजराइल में छुट्टी का दिन था। और अगर तारीख में जाएंगी तो यौम कपूर वॉर जो थी, जब इजिप्ट में हमला किया था, उस दिन भी इजराइल के अंदर एक मजहबी त्योहार था। अब ये जो कुछ हुआ है इसमें दो चीजें हैं कि एक आपको पता है कतर जो है वो हमास को सपोर्ट करता है, ईरान जो है वो हमास को सपोर्ट करता है, टर्की की जो बयान आया है, टर्किया की जो सपोर्ट है हमास के सामने, उसके सामने। अब इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप, अदर देन जो कैजुअलिटीज वहां पे हो रही हैं,
इससे पहले मैं आपको एक तारीख में अगर लेके जाऊं तो एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि इजराइल ने एक म्यूनिशन डेवलप किया था जो रॉकेट से फायर होता था टारगेटेड बॉम्बिंग के लिए इनटू द रेजिडेंशियल एरिया, जिसमें अगर उस रेजिडेंशियल एरिया में वो बॉम्ब करना चाहेंगे हाउस नंबर 40 को या हाउस नंबर 41 को, तो दे वांटेड टू अपना चेक दी एक्यूरेसी कि ये ठीक है। उन्होंने किसी रेंज का इंतखाब नहीं किया। आज से बाराक ओबामा की उस वक्त हुकूमत थी। अच्छा। उन्होंने अमेरिका में उन्होंने वो म्यूनिशन जो है वो लाइव टेस्टिंग की उसको गाजा के ऊपर और पैलेस्टाइन के ऊपर, और उसके बाद जब पैलेस्टीनियन जो है अपने डंडे लेके बाहर वो इजरायली से लड़ रहे थे तो बाराक ओबामा ने एक आर्टिकल लिखा था अखबार में, उसने कहा था इजराइल हैज गॉट अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। अभी और आज जो बाइडेन ने जो कहा वो आपके सामने है, और बाकी वेस्ट के अंदर से जो चीजें आ रही हैं वो आपके सामने है। रशिया जो है वो यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। चाइनीज का जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी, उन्होंने कहा कि हम इलाके को देख रहे हैं। तो इस वक्त जो चीजें हो रही हैं उसमें दुनिया जो पैलेस्टाइनियन के ऊपर जो जुल्म होते रहते हैं, और अभी भी कल से जो बर्बरियत और जो वैश्याना किस्म की इजरायली यहूदियों ने जो बमबारी की है उसमें इंसान की रूह कांप जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो वेस्टर्न कंट्री जो ह्यूमन राइट्स के वॉचर्स हैं वो आने वाले दिनों में इजराइल के साथ खड़े होंगे और तबाही और बर्बादी की फिजा लेके आएंगे। और कितनी तकलीफदेह बात है कि जो जालिम इतनी दिहाइयों से जुल्म करता आया, और ये कल भी हमारे प्रोग्राम में हम जब इस इशू पे बात कर रहे थे तो मेरे उस वक्त भी पैनलिस्ट का यही मौकफ था कि ये सिर्फ गाजा तक बात नहीं रहेगी, ये अब खुल के अपना जो इजराइल का बड़ा एजेंडा है ये उसको परसू करने की कोशिश करेंगे इसकी आड़ में। बोलिए वो उन्होंने इंडिकेशन भी दे दी है। उन्होंने उसने नेतन्याहू का बयान आप उठा के पढ़े और साथ जो बाइडेन का बयान, इन दोनों चीजों को मिला के पढ़े। बिल्कुल सही। होता है बुश जाके वो जो वॉल ऑफ वेल्स है, वॉल ऑफ गिरिया जो है उस पे जाके टोपी पहन के रो रहा होता था। तो ये अमेरिकन जितने प्रेसिडेंट है ये यहूदियत के नहीं, एक है यहूदियत, एक है ज़ियोनिस्ट लॉबी। तो ज़ियोनिस्ट लॉबी है ना वो एवोलॉजिकल ज्यूज हैं जो ये कहते हैं कि टू टॉक अगेंस्ट इजराइल टू टॉक अगेंस्ट गॉड। वो अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व से लेके कांग्रेस तक छाए हुए हैं। तो उन्होंने किसी ह्यूमन राइट्स की परवाह नहीं करनी। उन्होंने गाजा को अब चारों तरफ से सराउंड करना है। आपको सिनाई एक तरफ से जाके इजिप्ट से मिलता है। तो अब जब ये इजराइल सस्टेन नहीं कर सकता, इससे पहले जो यौम कबूल वॉर थी उसमें इजिप्शियन फोर्सेस जो थी उन्होंने इजरायली फोर्सेस को पीछे ड्रैग करके एक गैप में ले आई थी। तो उस वक्त इजराइल जाके अमेरिका के सामने घुटने टोके थे कि हमारी मदद करो, फिर अमेरिकन उनकी मदद करे। आज भी अमेरिकन उसके पीछे खड़े होंगे और ये जो बर्बरियत बढ़ती जाएगी। जिस वक्त तक मुसलमान, और इस टाइम पे अब सोचने की बात है कि क्या आपने इजराइल से सफारती ताल्लुकात इस्तवार करने या आपने पैलेस्टाइनियन कॉज के लिए खड़ा होना है। क्योंकि हमारा मजहब क्या कहता है, मजहब ये कहता है कि जब मुसलमानों पे बुरा वक्त आए तो मुसलमानों को मुसलमानों की मदद करनी है, यहूदियों की मदद नहीं करनी है। और बड़ा कैटेगोरिकली कुरान पाक में कहा गया है कि कभी यहूदियों को अपना राजदान ना बनाओ, कभी उनसे। तो ये चीजें जो है इस वक्त हमारे ऊपर एक टेस्ट आया हुआ है। और ईरान ने कह दिया है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, टर्की ने कहा है, कतर कह रहा है। तो अब डिवाइड हमारे यहाँ से जो रिएक्शन आया है मुझे उस पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि अभी हम भी 2 स्टेट की बात कर रहे हैं। भाई 2 स्टेट सोल्यूशन की तो अमेरिका बात करता है। 2 स्टेट हम क्या, हम अमेरिका के पैरोकार हैं कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन का जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो वो ट्वीट फेंक रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीजें इस वक्त इंसानियत भी खतरे में। चले छोड़ दें पैलेस्तीन को, लोग तो वहां पे शहीद हो रहे हैं ना, बिल्कुल बच्चे मर रहे हैं और इजराइल एक्सपर्ट है बच्चों को मारने में। इजराइल और इंडिया 2 ममालिक है दुनिया में जो 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कैद में रखते हैं। आज भी इजराइल में फलस्तीनियों के 436 बच्चे जेलों के अंदर सोबत खानों में कैद है। तो बात यह है कि अगर इजराइल को अब डिफेंड करता है तो पैलेस्टीनियन को हमास हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ एंड राइट टू अटैक। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इस सेगमेंट का वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुंच रहा है और प्रोड्यूसर साहब बार बार मुझे ब्रेक का कहते हैं, तो इसलिए हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे जाते हैं। हमारे मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। अगले सेगमेंट में आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कानून की बालादस्ती की, और जो एक बहुत ही अहम केस जो आप सबके जहन में बहुत से सवालात हैं उस हवाले से कि उस केस का क्या बनने जा रहा है। और एक बड़े मशहूर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के,
उनको उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर हिम, इस पे कानूनी तनाजुर में बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान इस वक्त जो सूरत हाल फ़लस्तीन में है, जिस तरह से इजराइल जो कि एक भेड़िए की तरह फ़लस्तीनियों पर हमला आवर रहा और अब वो ऐसे मासूम बनकर मगरमच्छ के आंसू रोता हुआ नज़र आ रहा है जैसे उसने तो कभी कुछ किया ही नहीं, और जो गाज़ा की जानिब से एक मुज़ाहमत हो रही है, जो एक रिटेलिएशन हो रही है, उसको वो जैसे गोया जुल्म के तौर पर पेंट करने की कोशिश कर रहा है। इस पर तो हम बहुत बात कर रहे हैं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस वक्त इस पर बहुत कंसर्न्ड है, लेकिन अब एक मामला वो भी है जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है और जिसके हवाले से पाकिस्तानी अवाम भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, और वो मामला है जनाब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। अब इमरान खान साहब का आगे क्या पॉलिटिकल फ्यूचर है, कि उनका करियर इस वक्त बहुत बड़ी डिप खाने जा रहा है या फिर इमरान खान बाउंस बैक कर सकते हैं, ये वो मामलात हैं जिन पे अभी हम बात करेंगे। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर जनाब अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि इमरान खान साहब के केस को अगर समझने की कोशिश की जाए तो एक ले मैन के नज़र से आप किस तरह से इसको, एक ले मैन को, एक आम आदमी को जिसकी कानून की इतनी समझ बूझ ना भी हो, उसको आप कैसे समझाएंगे कि इमरान खान इस वक्त कितने खतरे में है? बहुत शुक्रिया मलिया। देखिए, बात वही है कि पिछले अगर आप 1.5 साल से देखते आए तो इमरान खान साहब पे केसेस बना के मकसद सिर्फ इतना था कि उन्हें डिस्क्वालीफाई करना है, उन्हें इलेक्शन के प्रोसेस से दूर रखना है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ताकि मैदान में रहे ना, वो अब उन चीजों को, वो प्रोजेक्ट को या उन चीजों को मंतकी अंजाम पे पहुंचाने के हवाले से हमने तोशा खाना का केस देख लिया। तोशा खाना के केस में हमने देखा था कुछ भी नहीं था और आखिर में खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और अल्टीमेट वैसे वो अपील भी फाइनल स्टेज पे बहस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो केस खत्म हो जाएगा। अब समझ नहीं आ रही थी, अब 9 मई वाला मामला शुरू किया या शुरू हुआ तो 9 मई वाले वाकये में भी देख लिया कि कोई हालात ऐसे यानी जो जिसमें बराह रास्त इमरान खान साहब को अगर एक्यूज कर रहे हैं, अगर वो चार्ज करने का सोच रहे हैं, अगर इन्वॉल्व करने का सोच रहे हैं तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आए, कई टीवी प्रोग्राम आए, लेकिन अब जो नया उन्होंने जो ट्रेंड आपके सामने आया और वो हकायक पे लोगों ने कुरान मजीद उठाकर पार्टी के अंदर से वो एक एक बात सच कहना शुरू कर दिया, तो वहां भी समझ नहीं आ रही कि ये हालात और वाकयात किस सिमत में जाते हैं। तो एक जो केस साथ और शुरू किया उसका नाम है साइफर केस। साइफर बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए, यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वो समझने के लिए जरूरी है कि अगर जरा आज के इंटरनेशनल सिनेरियो में देखिएगा कि अगर आज इमरान खान यहाँ होता तो फिलिस्तीन के मामले को कितना सीरियसली टेकअप करता, कि आप खुद सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर उन लोगों को किसी मुल्क से अगर डर है तो उसका नाम पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में इस वक्त एक मुंतखब वजीर आज़म से महरूम हो चुका हुआ है। और अगर आज इलेक्शन कराए होते तो इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर आप कम से कम इन्वॉल्व होते तो आने वाले दिनों में एक मुंतखब हुकूमत यहाँ आ चुकी होती। अगर आप इन कड़ियों को कड़ियों से मिलाकर देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान को साइफर के हवाले से जो बात किया, क्यों उसे उतारा गया और उसके रिजल्ट्स क्या लेने थे। आज जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान हालात देख रहा है वो अपनी जगह है। अब इस चीज को सामने रखते हुए जी अजहर सिद्दीक साहब, साइफर केस, मैं साइफर केस पे भी आपसे सवाल करती हूँ। एक जरा फलस्तीन के मामले पे आपने बात की, इस वक्त बहुत से न सिर्फ पाकिस्तानी ये इस हवाले से बात कर रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट की रिपोर्टर्स की जानिब से बड़ी ये बात सामने आ रही है। वो इमरान खान को याद कर रहे हैं कि जी उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई थी, और जाहिर है वो अभी मौजूदा जो सेटअप है उससे तकाबुली जायज़ा ले रहे हैं इमरान खान हुकूमत का। अब ये बताइए कि मौजूदा हुकूमती सेटअप, जाहिर है इस वक्त वो निगरान सेटअप है, अगरचे हमारे कई अहम मिनिस्टर्स समेत हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो कि निगरान फॉरेन मिनिस्टर हैं, निगरान वज़ीर जो ख़जाना है शमशाद अख्तर साहिबा, और भी एक दो निगरान वज़रा ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल्स पे हरगिज़ केयर टेकर मिनिस्टर नहीं लिखा,
उन्होंने बाकायदा फुल मिनिस्टर के तौर पर अपना जो है बायो में अपना ओहदा लिख रखा है। और नज़र भी आ रहा है जिस तरह पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि वो निगरान वाली फीलिंग नहीं आ रही निगरान सेटअप को देखकर। सिमिलरली वफाक में भी वो सारे काम बिल्कुल उस तरह से हो रहे हैं जैसे कोई मुंतखब हुकूमत करती है। तो अगर IMF से मुलाकात हो सकती है, अगर बाहर के दौरे हो सकते हैं, तो ये फरमाइएगा कि हमारी निगरान हुकूमत की जानिब से जो इस वक्त इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन का मामला बना हुआ है, इसमें क्यों बहुत सख्त किस्म का रिएक्शन पाकिस्तान की जानिब से नहीं सामने आया? अपना मलिया, आप देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ यही तो हैरान कुन बात है ना, जो बात हम कह रहे हैं, जो अगर हालात और वाकयात को देखें तो ये निगरान सेटअप अगर देखा जाए तो ये इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट। PDM उसमें सिर्फ एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है कि जिसकी एक्सटेंशन है, और PMLN की गवर्नमेंट अगर नवाज शरीफ आ रहा है तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के सर पे दौड़ कर आ रहा है ना, तो भाग दौड़ तो सारी उनके सवाल। आप जो मर्जी कहें, पीछे एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी है, अपनी जगह पर है, लेकिन बज़ाहिर जो बात है कि अब ये मौका इनके सामने आया है और ये वो साबित करना चाहते हैं कि हम आपसे बेहतरीन आदमी नहीं है। तो इस वक्त अगर आप वैसे एक बड़ी मजेदार बात है आपके सामने, निगरान सेटअप ने 90 दिन के लिए आना था, वो हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया है, वो 90 दिन कब के वायलेट हो चुके हुए हैं। और वही इलेक्शन कमीशन जिसने कहा था कि अक्टूबर में 8 अक्टूबर की डेट दी हुई थी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, वो कहाँ चली गई डेट? यानी वो खुद दी थी ना इन्होंने, और वो डेट तो किसी ने इस पे सवाल की है। और अभी भी आप देखें कि 90 दिन जो है सदर पाकिस्तान ने अगर कहा तो वो 8 नवंबर को खत्म हो रहे हैं, 6 नवंबर तक 90 दिन पूरे हो जाने थे। मैंने तो इसमें जितना कर सकता था, जितना मैंने लिखने के बाद हाई कोर्ट में बाकायदा पिटीशन दायर कर दी हुई है। कल भी एक दरखास्त दायर की है, जो उस दरखास्त को सामने रख के एक तो जल्दी समाअत के लिए लगाया जाए और अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल से मुआवनत करके कि ये 90 दिन का जो प्रोसेस है ये बड़ी क्लैरिटी के साथ खत्म हो चुका हुआ, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया। जाती हुई जो गवर्नमेंट है ना, जाती हुई जो गवर्नमेंट है, जाती हुई गवर्नमेंट का हक आप याद रखिएगा, ये सारे इख्तियार तो वही देके गए ना। सेक्शन 230 में तरमीम की उन्होंने, जिसके तहत अपना केयर टेकर सेटअप को वो दे गए इख्तियारात, और इलेक्शन कमीशन वैसे ही माम बैठा हुआ है, उसको जो एक ऐसा इख्तियार दे दिया सेक्शन 57 के तहत कि इलेक्शन की डेट भी उसने देनी है, हालांकि आईनी तौर पर ये सदर का और गवर्नर का इख्तियार है। तो वो सारी चीजों को अगर बिठाकर देखे, सिर्फ हम ये ना कहें कि ये इसके पीछे पूरी बहुत बड़ी प्लानिंग हुई, उस प्लानिंग को सामने रखकर अगर आप देखे, मैं आज वाले हालात को मैं साइड पे नहीं छोड़ सकता। अगर मैं कड़ियों से कड़ियां मिलाकर देखूं इस सारे मामले को सामने रखते हुए, तो एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर समझ आ रही है, और वो बात ये समझ आ रही है कि इस वक्त ये सारे लोग जो है वो करना क्या चाह रहे हैं, टारगेट क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो वो टारगेट हम सबको नजर आ रहा है। उसके लिए आपको पता है कोशिशें भी होती रही कि हमने इसराइल को तस्लीम भी करना है और उसके लिए हालात भी बनाए जाते रहे। तो ये एक टाइम ऐसा है कि जी इसराइल को तो तस्लीम करने की बातें, अब तो मेरा ख्याल है कि सऊदिया भी अब बैकफुट पे जाएगा। ऑब्वियसली जो कुछ अभी मौजूदा हालात हैं, अब उसमें जो अमेरिका की तो आज भी हिमायत जाहिर है हासिल है इसराइल को हर तरह से, लेकिन सऊदिया की जो बहुत कुर्बतें बढ़ रही थी इसराइल के साथ, उसमें ऑब्वियसली एक डेंट पड़ेगा। जाते जाते चूंकि बस अपने हमारे इस सेगमेंट का वक्त बहुत कलील है, अजहर साहब आपसे आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगी जी। साइफर केस के हवाले से अवाम जानना चाहती है कि क्या इमरान खान साहब को इसमें सजा हो सकती है, कितना लाइकलीहुड है, कितना चांस है खान साहब को सजा होने का, और अगर हो सकती है तो मैक्सिमम कितनी और क्या सजा हो सकती है? देखिए, मैंने तो तोशा खाना में भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था, मैं बाकी सारे केसेस में कह रहा हूं कि सजा नहीं हो सकती है। ये वाला केस भी ऐसा है कि जिसमें देखिए ना, साइफर है क्या, साइफर वज़ीर आज़म की हैसियत से डी क्लासिफाई करने का कह दिया, और आपको केस ये डाला है कि जनाब जो उसके, हालांकि वो साइफर कह रहे हैं उसके मिनट्स जो है ना वो गुम कर दिए इमरान खान साहब ने। आपने ऑडियो सबूत सारा कुछ देख लिया, हकायक के ऊपर तो ये केस है ही कोई नहीं है, लेकिन जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम की गई है, और ये तरामीम भी जाती हुई असेंबली ने की है सेक्शन 5 और 9 के अंदर। बात को फिर समझ जाइएगा, और उसके अंदर जो है कोशिश उनकी यही है कि 14 साल तक जो है सजा इमरान खान साहब को हो जाए असूली तौर के ऊपर। तो ये केस ऐसा है कि जिसमें इमरान खान साहब को 1 सेकंड के लिए भी सजा हो नहीं सकती है ना, और जिस किसी वक्त ये हालात और वाकयात सामने खुलने हैं, जब कौम मजाक उड़ा रही होगी, पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही होगी कि इमरान खान ने जो जिस बुनियाद के ऊपर गिराया गया
अगर वो बुनियाद कौम को बताई है और एक अजीम लीडर को उस बुनियाद के ऊपर जेल की सलाखों के पीछे अभी वो भुगत रहे हैं और वो देख रहे हैं और आगे उनको बाकायदा इसमें सजा सुनाना और 16 की 16 सियासी जमातें के लिए डूब मरने का मकाम है कि वो इस सारे तमाशे में, ये सारे हालात में खामोश तमाशा ही बनती रही, बल्कि उन्होंने पूरा फैसिलिटेट किया। और एक बात और बता दूं आपको जाते हुए, इमरान खान तो को गिरा लिया ना उन्होंने, या वो आगे सजा देना चाहते हैं, जेलों में भी ले जाएंगे, लेकिन कल याद रखना है अगली बारी फिर इनकी है। ये जो बैठे हैं ना कि हम आ जाएंगे इक्तदार में, कोई इक्तदार में आने वाला, मैं इलेक्शन नहीं देख रहा। और ये और ये लोगों ने भी इससे ज्यादा भुगतना है। और अल्टीमेटली जो है वो जो एजेंडा चला आ रहा है, अगर वो एजेंडा चल गया तो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों का मुस्तकबिल नहीं मैं देख रहा। मैं फिर इन्हें कहता हूं कि मिसागे पाकिस्तान को सामने रख के इकट्ठे हो जाएं, इलेक्शन कराएं इस मुल्क में। इस मुल्क की बका जो है जितना जल्दी हो सके इलेक्शन हो जाए और साफ साफ इलेक्शन हो। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन के लिए। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले की जाने पड़ेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले की जानिब बढ़ते हैं। बात करेंगे बहुत ही अहम पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, जो पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी, और उस नुक्ते पर भी जिस पर मुनहसर है पाकिस्तान के अगले इलेक्शन का रिजल्ट। क्योंकि अगर इमरान खान अगले इंतखाबात से पहले रिहाई पा लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर हालात कुछ और होंगे। अगर इमरान खान के जेल में होते हुए इंतखाबात हो जाते हैं फिर हालात कुछ और होंगे। सिमिलरली नून लीग के लिए अगर मियां साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ जाते हैं वापस और आकर वो मोमेंटम गेन कर जाते हैं और अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को दोबारा से एक मोटिवेशन देने में कामयाब हो जाते हैं, मोटिवेट कर पाते हैं, तो फिर नून लीग के लिए इलेक्शन में हालात कुछ और होंगे। और अगर वो ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं, अगर तो आते ही नहीं तो भी, और अगर आ जाते हैं तो भी अगर वोटर की मायूसी बरकरार रहती है तो उस सूरत में हालात बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे बात करने के लिए हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल डिज़ाइन किया है अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। एक तरफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद पनसोटा साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून, जिनसे हम पूछेंगे ज़रा कानूनी पहलुओं पर रोशनी, उनसे कहेंगे कि हमें डाल के समझाएं कि इमरान खान साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, और मियां साहब अगर पाकिस्तान वापस आते हैं तो फिर उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, और क्या उनको सीधा जेल जाना पड़ेगा या फिर वो आराम सुकून से अपने जलसे, धरने और रैलीज शैलीज सब कुछ करेंगे। जबकि दूसरी तरफ हमें सिद्दीकुल फारूक साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि क्या तैयारियां हैं। मरियम नवाज साहिबा आपसे कुछ देर कबल अपने खिताब में फरमा रही थी कि मियां साहब का एक ऐसा इस्तकबाल होने जा रहा है लाहौर में कि दुनिया देखती रह जाएगी। पनसोटा साहब, पहले जरा आपसे कानूनी नुक्ते पर समझ लेते हैं कि दोनों लीडरान के लिए क्या क्या कानूनी ऑप्शंस हैं और किसको कितना खतरा है अगले इलेक्शन में। ताल्लुक है खान साहब, बेसिकली एक केस में उनको सजा हुई, वो सजा तो सस्पेंडेड है लेकिन ऑफ कोर्स उनकी जो कन्विक्शन है वो भी स्टैंड करती है, जिसमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। फिर एक दूसरा केस जो साइफर का है वो ऑलमोस्ट उसको तैयार किया जा रहा है, और जो नजर आ रहा है विद राइटिंग ऑन द वॉल शायद उसमें भी उनको सजा दी जाए। और सजा अगर उसमें हो जाती तो ऑफ कोर्स फिर वो कैद जो उसमें नजर आती है वो 13-14 साल है, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन का चांस है। अगर तो ये दोनों सिचुएशंस में वो कामयाब हो जाती है प्रोसिक्यूशन, तो फिर ऑफ कोर्स डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत-ए-हाल में खान साहब जो हैं वो पीछे बैठेंगे और वो ऑफ कोर्स इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और अगर उनको जेल के अंदर भी रखा जाता है, बाय दैट टाइम किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलता, तो द इलेक्शंस विल बी विदाउट इमरान खान। लेकिन ये वाला जो चीज है, ये फॉर्मूला है, ये पहले एक दफा हो चुका है। जब मियां साहब भी पावर से या अपनी उससे बाहर थे और उनको जेल में रखा गया, उस टाइम पर भी आप एक जमात की जो पॉपुलैरिटी है उस पर फर्क नहीं डाल सकते, क्योंकि ये एक नजरिया होता है, पाकिस्तान में वोट लीडरों के होते हैं, उनके नाम का वोट होता है, और इस तरह की सिचुएशन में जो आपके साथ एक सिंपैथी वोट है वो और ज्यादा आ जाता है। और इसकी एग्जांपल हमने पहले देखी भी है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये चीज हुई, और उसमें एक साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं they were able to gain that even after him having been convicted। yes जी बिल्कुल, बिकॉज जो पॉलिटिकल नेचर के केसेस हैं इसमें कन्विक्शंस को पाकिस्तान की जो अवाम है वो कभी भी तस्लीम नहीं करती, ख्वाह वो कन्विक्शन दुरुस्त हो या गलत हो। और वैसे भी बाय एंड लार्ज अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों की कन्विक्शंस देखें तो वो ज्यादा पॉलिटिकल मामलात में ही हुई है। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का
एक पैनामा स्कैंडल था, उसमें जो कन्विक्शन है उसको बेशक उसमें 100 आप कानूनी तकाजे पूरे करें, लेकिन कभी उसको तस्लीम नहीं किया गया। एंड सिमिलरली इस वक्त वो सिचुएशन जो है इमरान खान को दरपेश है, उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को दरपेश थी। अब इस वक्त जो अगली बात है वो है मियां साहब का रिटर्न। अब जहां तक कानूनी पोजीशन है वो तो ये है कि चूंकि ही हैज बीन कन्विक्टेड और उस दौरानिये में उसके बाद वो मुल्क से बाहर गए थे, तो उनको पाकिस्तान में आके एक दफा सरेंडर करके अपनी किसी किस्म की जो भी कानूनी रिलीफ है वो एक्सटेंड होगी। लेकिन कोई प्री अरेस्ट बेल का कॉन्सेप्ट या कोई प्रोटेक्टिव का बेल का कॉन्सेप्ट हमारी नजर से तो एटलीस्ट नहीं गुजरा हुआ इस तरह की सिचुएशन में, स्पेशली जब आप कन्विक्ट हो चुके हों। इससे कतई नजर कि ये सजा दुरुस्त है या गलत है, वो अपनी जगह बात दुरुस्त रहती है, लेकिन जो इस वक्त पोजीशन लीगल है वो यही है कि उनको आके सरेंडर करके, हो सकता है वो सरेंडर करें एंड द नेक्स्ट डे ही इज रिलीज्ड ऑन बेल, या उनकी जो सजा है उसमें सस्पेंशन की दरखास्त लग जाए एंड ही हैज एवरी राइट कि उसको जल्दी से जल्दी एडजुडिकेट भी किया जाए। उनको इनऑर्डिनेटली जिस तरह मियां खान साहब को रखने का कोई फायदा नहीं, इसी तरह ऑफ कोर्स मियां साहब का भी अगर केस गलत है उसको लगा कर उस पर फैसला होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब सिद्दीकुल फारूक साहब को भी ज्वाइन करते हैं गुफ्तगू में। सिद्दीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि मियां साहब की मुख्तलिफ जो कानूनी ऑप्शन है, जाहिर है अगर वो सरेंडर कर जाते हैं बिफोर द लॉ तो ऑब्वियसली फिर सिचुएशन और होगी, तब आप लोगों की क्या लाहे अमल है? और अगर मियां साहब को कोई क्लीन चिट मिल जाती है, जिसका राना सनाउल्लाह साहब बरमला इजहार भी कर चुके हैं कुछ दिन कबल कि कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, मियां साहब आज़ाद हो जाएंगे, तो तब फिर आपका क्या लाहे अमल है? और दूसरा ये भी सवाल क्लब कर दूं कि आप लोगों पर एक ये भी बड़ा इल्ज़ाम आयद हो रहा है, जैसे आप लोग बात करते थे 2018 में इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते थे, इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते थे और बड़े खुल के मरियम नवाज साहिबा बोलती रही नाम ले लेकर ताकतवर लोगों के कि जी इन्होंने सजा दी है, चाहे वो जजेस हों चाहे वो जर्नैल हों, वो उन पर इल्ज़ाम आयद करती रहीं और खान साहब पर भी इल्ज़ाम आयद किया जाता था। जबकि आज इमरान खान साहब जेल में हैं तो मियां साहब पर भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद होती है कि खान साहब को क्यों जेल में डाला गया। अब इस सिचुएशन को आप लोग कैसे टैकल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो सलूक किया गया वो तो बाजवा साहब ने तस्लीम किया। 70 साल से एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है सियासत में, उन्होंने उसके बाद भी तस्लीम किया। तो ये तो अब हमारे कहने से चीज बुलंद हो गई है। जिन लोगों ने ये सारा मैनेज किया था उन्होंने इकरार कर लिया है। दूसरी बात यह है कि अहमद कसोटा साहब ने जो भी कहा, हमारी लीगल टीम में भी बहुत सीनियर लोग हैं, तो जब वो आएंगे इंशाल्लाह लाहौर 21 को एयरपोर्ट, तो उससे पहले उनका कोई ब्लड रिलेशन, चाहे उनकी बेटी हो चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई कर चुके होंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बेल उन्हें जो भी 2 दिन के लिए मिले, 3 दिन के लिए मिले, 4 दिन के लिए मिले, वो आके और फिर अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। आगे फिर उस मुकदमे की क्या हैसियत है, क्योंकि जिसमें उन्हें सजा दी गई है उसी मुकदमे में अपना उनकी बेटी मरियम और उनके दामाद बरी हो चुके हैं। इल्जाम एक है, उसके तहत हमारी लीगल टीम को ये यकीन है कि नवाज शरीफ साहब की बरीयत भी बस एक मतलब है मामूली बात है। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, लेकिन पंसोटा साहब ने कहा ना कि उनके मुशाहिदे में ये बात नहीं है कि आज तक कभी कन्विक्टेड कोई भी शख्स हो उसको प्रोटेक्टिव बेल की ये मिला हो लेवरेज। याद नहीं आ रहा, लेकिन एक मुकदमे की मिसाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है कि वो कन्विक्टेड थे और उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिली। और वो कितनी देर की मिली थी उन्हें? 1 हफ्ते की गालिबन। अच्छा, तो पंसोटा साहब आप सुन रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब की बात, ये आप बता सकते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर मियां साहब को ये मिलता है लेवरेज तो डेफिनेटली फिर पीटीआई भी ये बात करेगी कि खान साहब को अगर कन्विक्ट किया जाता है साइफर केस में या किसी भी केस में, तो उनके लिए भी फिर ये वाला लेवरेज जो है इलेक्शन कैंपेन के लिए में भी ये वो कोशिश करेंगे कि लिया जाए। देखिए, जो एक शख्स जब कन्विक्ट हो जाता है तो कन्विक्शन का जो बुनियादी मकसद है वो ये होता है कि वो इमीडिएटली कोर्ट से ही
अगर अरेस्ट हो जाता है तो ठीक है, वरना ऑफ कोर्स उसको फिर कोर्ट का इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो लेट्स से अगर वो शख्स कन्विक्टेड बिहाइंड बार चला जाता है तो फिर वो बेल के लिए अप्लाई नहीं करता, वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए अप्लाई करता है 426 सीआरपीसी के तहत। और अगर कोई नैब के केस में है तो ऑफ कोर्स रिट जुरिस्डिक्शन में जाके आर्टिकल 199 में वो सस्पेंशन मांगता है उस सजा की। यहाँ पर अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मियां साहब आते हैं तो कानूनन प्रोटेक्टिव बेल वर्ड उनके लिए एक्सटेंड की ही नहीं जा सकती। उनको प्रोटेक्टिव आप, और इसका कॉन्सेप्ट है नहीं, जो जिस तरह सदीक साहब बात कर रहे हैं, जो मेरे मुशाहिदे में से गुजरी हैं चीजें, उसमें 3-4 बुनियादी केसेस हैं। उसमें एक केस है शहबाज गिल साहब को, वो तो मैंने खुद, ही वाज इन अमेरिका, तो खुद पेश हुआ था हाई कोर्ट में, उनको कोर्ट ने प्रोटेक्टिव प्री अरेस्ट बेल दी थी। शर्जील मेमन साहब का केस है, उसके बाद अभी सलमान शहबाज साहब का केस है, फिर इसाक डार साहब का, बड़ी सारे के सारे वो केसेस हैं जिसमें प्रोसीडिंग्स चल रही थी। ये एक यूनिक जुरिस्डिक्शन होगी जिसमें कोई भी शख्स जो कन्विक्टेड है वो आके पहले जेल के बाहर, क्योंकि मैं आपको उसकी एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ। हमारे अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट में एक हमारे मेंबर पंजाब बार काउंसिल, उनका तलखलामी हुई थी जज साहब से, तो उसके अंदर यही बुनियादी वजह बनी हुई थी कि जज साहिबान कह रहे थे कि अगर हमने कोई भी रिलीफ देनी है तो उससे पहले इस शख्स को सरेंडर करना पड़ेगा। और इवेंचुअली उनको 30-40 मिनट के लिए जब भी अरेस्ट किया गया और फिर उनकी दरखास्त सुनी गई। सो ये एक नई यूनिक जुरिस्डिक्शन होगी कि कैसे एक शख्स को आप, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बड़ा अजीब सेट हो जाएगा। बिल्कुल अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो फिर हर शख्स इसके ऊपर रिलाई करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी सिद्दीकुल फारूक साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम को पहुंच रहा है। 1 मिनट है आखिरी हमारे पास। ये फरमाइएगा कि अब अवाम के अंदर ये भी एक बड़ा एक दिलचस्प सवाल है जो वो पूछते हैं नून लीग से कि शहबाज शरीफ साहब इख्तिदार में रहे 1.5 साल और अब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज और ये सब आपकी जो सीनियर क़यादत है वो शहबाज शरीफ साहब के दौर को ओन करने की बजाय कहती है कि ये सब अदवार गलत थे, अब मियां साहब वापस आके अपने ही उस दौर की तरह पाकिस्तान को करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब के दौर को आप लोग क्यों नहीं ओन करते? क्या उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी? जस्टिफाई तो आप लोग करते रहे, उसको डिफेंड करते रहे। बात तो ये है जी कि ये जो कुछ 2018 के इलेक्शनों में हुआ वो आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी उस वक्त थी उसको तबाह किया गया। फिर IMF, अब आपके पास टाइम थोड़ा है। दूसरी बात यह है कि ओन तो ये हम कहते हैं कि ये PDM की हुकूमत थी, ये मुस्लिम लीग नून की एक्सक्लूसिव हुकूमत नहीं थी। उसमें इसकी सबसे बड़ी कारकर्दगी ये है सिद्दीकुल फारूक साहब, हुकूमत फिर लड़ी नहीं सी जी, एक्सक्लूसिव नहीं लग रही सी। नहीं, दूसरी तरफ और मामला, मुल्क को डिफॉल्ट से भी बचाना था। आते ही हल्फ उठाने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि हम रियासत बचाने आए हैं, हम सियासत बचाने नहीं आए, सियासत की कुर्बानी हम लोगों ने दी। और मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के पास एक क्रेडिबिलिटी है। आप पाकिस्तान के कोने कोने में चले जाए, आपको मोटरवेज, आपको बैंक्स, आपको एयरपोर्ट्स, आपको सी पैक, आपको बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा, दहशतगर्दी का खात्मा, मैं बस बहुत से हमारे पास हमारी कारकर्दगी बिल्कुल सही। सिद्दीकुल फारूक साहब, कर लेंगे। मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक डिटेल्ड प्रोग्राम करेंगे जिसमें आपकी कारकर्दगी के हवाले से भी सवाल करेंगे और जो जो अवाम की रिजर्वेशंस है वो भी पूछेंगे, आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम को पहुंच रहा है। अहमद पंचौटा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे जुमे के रोज अगले हफ्ते रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।